लग जाते हैं। अभी आगे बताऊंगा, इसमें बहुत सारे आपकी बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमें पता है फ्राइटिस अटैक्सिया हो ही क्यों रहा था। सबसे पहले हमने क्या डेफिनेशन, किसके अंदर आता, नाम क्या था, स्पाइनोसेरिब्रल अटैक्सिया, यानी स्पाइनोसेरिब्रल दोनों इन्वॉल्वमेंट में है। तो जो आपकी नर्व है, जो आपके ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है, वो भी बिगड़ेंगी, है ना, तो उसकी वजह से अटैक्सिया होना है। तो अब हमने पहली लाइन तो हमने ये पढ़ा। दूसरा, ऑल्सो लीड टू डायबिटीज, हमने इतनी बात तो हमने कंप्लीट पहले पॉइंट में कवर कर ली। इसकी ऑनसेट एज क्या है, 20 to 25 ईयर। उससे पहले की, पहले वाले की क्या थी, इन्फेंट, एकदम यंगर है ना, जनरली 1 to 2 ईयर, हमने उसको क्या बोला था, इन्फेंट एज में उसको हमने बोला था। ये होता है 20 से 25 साल में। अब ये होता कैसे है, हमने जेनेटिक, मैंने बोला ना, इसको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। ये कैसे होता है, आपको पता है टोटल क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी में कितने होते हैं, 46, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 9 पर एक जीन बैठा होता है। कौन सा जीन बैठा होता है, जिसका नाम होता है FRDA। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, नाम यही है, FRDA जीन। इसका हो जाता है म्यूटेशन, क्योंकि अब भैया जेनेटिक का मतलब क्या है, कि हमारे क्रोमोसोम का म्यूटेशन होना, तो इसका हो जाता है म्यूटेशन। अब ये जीन का म्यूटेशन मतलब क्या, इसका काम क्या था इस जीन का, ये जीन का नॉर्मल काम था कि वो एक प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है, वो होती है फेरेटॉक्सिन, FRATA, जस्ट अ सेकंड, TOXIN। ये फेरेटॉक्सिन प्रोटीन को बनाता है, मगर जब इस FRDA जीन में म्यूटेशन होता है तो इस फेरेटॉक्सिन क्या होता है, ये बन नहीं पाता, और इसकी अमाउंट क्या डिक्रीज होने लग जाती है। अब पहले इसको समझते हैं कि क्या, कि जो फेटोक्सिन प्रोटीन होता है इसका काम क्या है। इसका काम है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को बैलेंस में बना के रखना, स्पाइनल कॉर्ड के जो फंक्शंस हैं, स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर है, उन सबको मेंटेन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए। अब यही जब प्रोटीन चली जाती है, अब क्यों चली गई, क्योंकि हमने बोला क्योंकि जो ये हेरिडिटी है, तो आप इसने आपके क्रोमोसोम नंबर पर जो FRDA जीन बैठा है इसको म्यूटेंट करा देती है। उसके म्यूटेंट की वजह से जो आपका फेरेटॉक्सिन प्रोटीन था, उसका अमाउंट अब गिरने लग जाता है। अब उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो हम समझ लेते हैं। क्या क्या हमने बोला कि कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द FRDA जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 व्हिच इनकोड्स द प्रोटीन फेरेटॉक्सिन, इनकोड कर, यानी क्या, उसके अमाउंट को गिरा देती है। अब उससे होगा क्या, अब उससे ये होता है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो मालूम क्या करने लगे, इसमें बिल्कुल एक एक पढ़ेंगे, बहुत सारे फंक्शंस बिगड़ते, एक एक करके पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, सेरिबेलर में क्या होगा, एक एक करके। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड को श्रंक कराने लग जाते हैं। आप श्रंक समझ रहे हो, श्रंक मतलब क्या, एकदम छोटी पतली। अब श्रंक होने से होगा क्या, अंदर जो भी नर्व ट्रेवल कर रही है वो सब दबने लग जाएंगी। और ये कॉमनली दिखता है थोरेसिक रीजन पे। जो थोरेसिक रीजन की स्पाइन है ना, जो थोरेसिक है, थोरेसिक रीजन की T1 से लेकर T12 तक, उसमें मोस्ट कॉमनली दिखता है कि वहां की स्पाइनल कॉर्ड श्रंक होने लग जाते हैं। और आप जानते हो कि मेनली आपका जो थोरेसिक रीजन ही है, वो उधर रीजन की जो मेजर नर्व, 90%, मोर देन 90% जो नर्व है, वो आपके ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। थोरेसिक रीजन की जो नर्व है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दी क्या, सप्लाई ऑफ किसके लिए, ऑर्गन्स के लिए। अगर और ये प्रॉब्लम कहां हो रही है भैया, कहा थोरेसिक रीजन में, यानी आपके सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। इसी वजह से आपको क्या, डायबिटीज भी इस तरीके समझ लो कि आपको क्या, एड्रिनल ग्लैंड वो भी डिस्टर्ब होगा। हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि हार्ट आगे चल के लंग्स भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट में आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि बिगाड़ा तो सिर्फ थोरेसिक रीजन, मगर थोरेसिक रीजन तो सप्लाई कितने सारे ऑर्गन्स को कर रहा है, तो बेचारे ऑर्गन तो फ्री में मरेंगे। क्यों, क्योंकि थोरेसिक रीजन का शंकर होने की वजह से नर्व वहां सप्लाई करती थी। तो वहां पर अब होता क्या है मालूम है, वहां की नर्व का मालूम क्या लग जाता है, तो उसका डीजनरेशन, यानी वो नर्व डीजनरेट होने लग जाती है। डीमाइलिनेशन, अब डीमाइलिनेशन में आपको बता चुका हूं, मैंने आपको बताया था, ये न्यूरॉन होता है, ये माइलिन सीट होती है। माइलिन सीट के क्या 3 प्रॉपर काम होते हैं, प्रोटेक्ट करना न्यूरॉन को, प्लस फ्रेमवर्क को मेंटेन करना, और प्लस इंटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। एक न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाएगा, इसका जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचाएगा, मगर वो इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल से लेकर डेंड्राइट्स तक भी तो पहुंचनी पड़ेगी। तो उस इंफॉर्मेशन को कौन पहुंचाता है, माइलिन सीट। तो यही माइलिन सीट भी क्या, वो जो न्यूरॉन्स है नर्व, वो डीमाइलिनेटेड होने लगेगी, यानी इंफॉर्मेशन भी ट्रेवल नहीं हो पाएगी, प्लस ये न्यूरॉन क्या डीजनरेट भी होने लग जाएंगे। तो ये डीजनरेट भी हो रहे हैं, डीमाइलेटेड भी हो रहे हैं, प्लस
ग्लायोसिस भी हो रही है। ग्लायोसिस क्या है, ये वर्ड बहुत अच्छे से समझना। ग्लायोसिस का मतलब क्या होता है? ग्लायोसिस का मतलब होता है आपका नॉन स्पेसिफिक रिएक्टिव चेंजेस इन ग्लियल सेल्स। नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफाई नहीं होंगे, रिएक्टिव चेंजेस इन ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? देखो डीजन ग्लियल सेल्स कौन से, मैंने आपको बताया था, अगर मैंने आपको जब ट्यूमर्स पढ़ाई थी, ब्रेन ट्यूमर, वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से बता के आया था, क्योंकि वहां पर हमने पढ़े थे ग्लियल सेल्स ट्यूमर मोस्ट कॉमन। आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में दो तरह के सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? पहले होते हैं ग्लियल सेल्स, ये वहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था, फिर बता देता हूं। दूसरे होते हैं नॉन ग्लियल सेल्स, है ना। ग्लियल सेल्स का मतलब पहले मैं नॉन ग्लियल सेल्स बता देता हूं ना। नॉन ग्लियल सेल्स मतलब आपके न्यूरॉन्स, क्या आपके न्यूरोनल सेल्स, न्यूरल सेल्स यानी क्या? नॉन ग्लियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को नॉन ग्लियल सेल्स बोलते हैं, याद रखो। पहले न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं? नॉन ग्लियल सेल्स। उनका काम आप जानते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। क्या सिर्फ आपके ब्रेन में सिर्फ इतना ही काम है क्या, न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना? फिर और काम क्या है? बोले प्रोटेक्ट कौन करेगा, स्ट्रक्चर्स को कौन बनाएगा, न्यूट्रिशन कौन देगा, इंफॉर्मेशन सही से ट्रांसपोर्ट हो रही है कि नहीं वो कौन देखेगा। यानी मेन का, ठीक है, न्यूरल्स ने आपके मेन फंक्शन को देख लिया कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, मगर उस सबको सेकेंडरी फंक्शन, उन सबको कैसे रेगुलेट करना है, सब फ्रेमवर्क, सब वो सब काम किसका होता है? ग्लियल सेल्स का। तो ग्लियल सेल्स कौन से होते हैं? नॉन न्यूरल सेल्स, है ना। चाहे ऐसे बोल लो चाहे ऐसे बोल दो, ये कौन से हो गए? नॉन न्यूरल सेल्स। यानी ग्लियल सेल्स इज नॉन न्यूरल सेल्स और नॉन ग्लियल सेल्स इज न्यूरल सेल्स। ऐसे खा लो चाहे वैसे खा लो, एक ही बात है ना। तो ग्लियल सेल्स कौन से है? जो क्या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं करते, बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी फंक्शन है वो सब ग्लियल सेल्स आपके देखते हैं। और ब्रेन ट्यूमर्स में मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स ग्लियल सेल्स का ही हो रहा था, एस्ट्रोनोमाइट्स का, है ना, आपको पूरा बताया भी था मैंने। तो वहीं पर जो ग्लियल सेल्स हैं, इसकी मालूम क्या लग जाती है? इसकी नॉन स्पेसिफिक, क्या बोल रहा हूं, नॉन स्पेसिफिक रिएक्टिव चेंजेस। नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफाई नहीं और रिएक्टिव चेंजेस होने लग जाते हैं। तो ये आपको प्रॉपर एमआरआई में दिखते हैं, क्योंकि इसकी एमआरआई पे, तो इसकी एमआरआई प्रॉपर दिखते हैं। तो थोरेसिक रीजन कैसा दिखेगा? श्रंक दिखेगा, प्लस उधर की जो न्यूरॉन्स है उनका डीजनरेशन, डीमाइलेशन भी दिखेगा। और जो जो कौन से हैं, ग्लियल सेल्स हैं, उनका क्या एबनॉर्मल, उनमें क्या दिखेगा? रिएक्टिव चेंजेस दिखेंगे, जो कि नॉन स्पेसिफिक है, उसको बोलते हैं ग्लियोसिस। ये याद रखना है। अगेन मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट कर दे रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक रिएक्टिव चेंजेस इन ग्लियल सेल्स कॉल्ड ग्लियोसिस। ये सब देखने हैं। अब सारी चीजें, सारे ट्रैक्ट लिख दो स्पाइनल कॉर्ड के, सब बिगड़ जाते हैं। पोस्टीरियर कॉलम बिगड़ जाता है। पोस्टीरियर कॉलम का क्या काम होता है? पोस्टीरियर कॉलम ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? डोर्सल कॉलम। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। डोर्सल कॉलम किसमें? सर्वाइकल कॉर्ड, लंबर कॉर्ड डिसीज में सब बताई था। डोर्सल कॉलम बोलते हैं। काम क्या होता है इसका, क्या लेके चलता है ये आपकी दो, मैंने आपको कहता था, आपका टच और वाइब्रेशन, टच एंड वाइब्रेशन आपका जितने भी सेंसिटिव है, पेन छोड़ देना, टच, वाइब्रेशन, शेकिंग, जो आप शेकिंग वगैरह ये सब आप पहचान लेते हो ना कि आपको कुछ टच कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कैसे पे वो सब इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? पोस्टीरियर कॉलम। यानी अब पेशेंट क्या टच वाइब्रेशन नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये बिगड़ रहा है। तो जो सब मोस्टली सारी चीजें बिगड़ती है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या लेके चलते हैं? मोटर एक्टिविटी, जितने भी आप मोटर फंक्शन कर पाते हैं उन सबको कौन लेके चलता है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। यानी आपकी मोटर एक्टिविटीज बिगड़ेंगी, आपके बॉडी की, आप जितने मोटर फंक्शंस कर पा रहे हो तो सब बिगड़ेगा। यानी प्रॉपर, इसलिए पेशेंट चल भी नहीं पाएगा, सारे कुछ भी कोई काम नहीं कर पाएगा, मसल्स की एक्टिविटीज बिगड़ जाएंगी। थर्ड वन, डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ये क्या लेके चलता है? ये आपकी ये इंफॉर्मेशन लेके चलता है प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन। क्या? प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन हम जानते ही है, कहां से? जॉइंट से। जॉइंट और क्या? जॉइंट और स्केलेटल मसल से। और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट से लेके चलता है प्रोप्रियोसेप्शन कहां से? बाकी जॉइंट और स्केलेटल मसल छोड़ के बाकी जितनी भी जगह है वहां से कौन लेके चलता है? वेंट्रल स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट। यानी आपके प्रोप्रियोसेप्शन भी बिगड़ जाएंगे, यानी आप जॉइंट्स फंक्शन नहीं कर पाओगे। क्यों? ब्रेन से कोऑर्डिनेशन नहीं, बिगड़ जाएगा, तो जॉइंट फंक्शन नहीं कर पाओगे, मसल्स बिगड़ जाएंगी, टच सेंसिटिव सेंसेशन ये सब बिगड़ जाएंगे। और आगे आगे चल के आपका डोर्सल रूट और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा। डोर्सल रूट क्या लेके चलता है? आपका जितने भी सेंसिटिव सिग्नल्स हैं आपकी बॉडी के, ये सब डोर्सल रूट लेके चलता है। और पेरिफेरल नर्व तो आप जानते ही हैं आपके क्या, मोटर, कौन से दो फंक्शंस, सिम्फेटेटिक और पैरासिम्फेटेटिक के, मोटर और सेंसरी, हम पढ़ के आ चुके हो सारे मोटर सेंसरी फंक्शंस। उसे कौन लेके चलता है? पेरिफेरल नर्व, तो वो भी बिगड़ जाएंगी, है ना। पेरिफेरल नर्व के अंदर कौन सा आता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम,
पढ़ा था, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन पढ़ा चुका हूँ, पेरिफेरल नर्व के अंदर आपको बताया था, है ना। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन के अंदर जितने भी ऑटोनोमिक आपके फंक्शंस होते हैं ऑर्गन का, ऑर्गन्स के और बॉडी के भी, क्योंकि पेरिफेरल में दो आते थे, कौन कौन से आते थे, एक आता था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक आता था सोमैटिक। और सोमैटिक कौन सी, जो आप खुद कर पाते हो, आपकी स्केलेटल मसल्स के मोटर सेंसरी, और ऑटोनोमिक्स में जो आप नहीं कर पाते इनवॉलेंट्री, उसके भी मोटर सेंसरी यानी ऑर्गन्स के, तो वो भी बिगड़ जाते हैं आगे चल के। यानी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट हो गया, कोई चीज बच नहीं रही है जिसका इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। और ये सब तो सिर्फ अभी तक स्पाइनल में ही मिला है, अभी तो सेरिबेलर बचा है, सेरिबेलर की भी चीजें बिगड़ेंगी, यानी सेरिबेलर के फंक्शंस भी बिगड़ते हैं। क्या क्या बिगड़ेगा सेरिबेलर का, उसमें क्या पढ़ के आए थे, उसमें सेरिबेलर के अंदर कौन से दो सेल्स थे जिनका चेंज दिख रहा था, जिनका लॉस हो रहा था, पुरकिंजे, पुरकुंजे फाइबर और वो सॉरी पुरकुंजे फाइबर बोल रहा हूं, पुरकुंजे सेल्स और पुरकुंजे न्यूरल सेल्स, और पुरकुंजे फाइबर्स तो हार्ट के अंदर होते हैं, वो गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। ये पुरकुंजे सेल्स होते हैं, पुरकुंजे सेल्स एंड ग्लैनुलर सेल्स यानी न्यूरॉन्स। ये सेरिबेलर किसके अंदर दिख रहा था, अटैक्सिया टेलिंगटाइसिस के अंदर। और वही फ्राइट्रिस के अंदर क्या दिखता है सेरिबेलर के अंदर, उसमें भी इसमें भी जाते हैं पुरकुंजे फाइबर, इसमें भी लॉस हो रहे हैं, और साथ साथ क्या, पुरकुंजे लॉस तो इसमें भी दिख रहा है, मगर इसमें साथ साथ में दिख रहा है एट्रोफी ऑफ द डेंटेड न्यूक्लियस। किसकी एट्रोफी दिख रही है, डेंटेड न्यूक्लियस की। डेंटेड न्यूक्लियस क्या होता है, डेंटेड न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट डीप सेरिबेलर क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियस। ये सेरिबेलर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का एक क्लस्टर होता है, उसे बोलते हैं डेंटेड न्यूक्लियस। क्लस्टर मतलब क्या, बहुत सारे न्यूक्लियस जहां पर एक जगह इकट्ठे रहते हैं। तो आप सोच लो इसमें कितना खतरनाक होगा कि सीधी एट्रोफी होगी, जहां पर बहुत सारे न्यूरॉन्स थे वो सब डैमेज होने लग गए। यानी आप लिख के आ सकते हो कि सेरिबेलर के फंक्शन बहुत हद तक कितने डिसफंक्शन होंगे, और सेरिबेलर के फंक्शन में पता है इनकोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, तो वो भी आपका बहुत हद तक क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। प्लस हम अभी पढ़ के आए कि एडवांस स्टेट में क्या हो रहा था, पेरिफेरल नर्व भी जा रही थी, तो पेरिफेरल नर्व का क्या होने लग जाएगा, डीमाइलिनेशन, हम पढ़ के ही आए, ये पेरिफेरल इसका डीमाइलिनेशन यानी जो पेरिफेरल नर्व है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगी। तो आपके जो ऑटोनोमिक और सोमेटिक उनके क्या है, उनके मोटर सेंसरी फंक्शन आप नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, और कर पाओगे तो बहुत डिले होंगी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। तो सेगमेंटल डीमाइलिनेशन दिख रहा है, लॉस ऑफ लार्ज माइलेटेड एक्सॉन। इसका सेगमेंटल डीमाइलिनेशन मतलब होता है एक सेगमेंट में, जैसे ये बिगड़ गया, अगर ये बच गया तो फिर ये बिगड़ गया, तो सेगमेंट्स में उसका बोलते हैं सेगमेंटल डीमाइलिनेशन। और लॉस ऑफ लार्ज किसका, माइलेटेड एक्सॉन, ये एक्सॉन ये बिगड़ जाना, एक्सॉन भी बिगड़ जाना, यानी पेरिफेरल नर्व भी अच्छी खासी लेवल पे जा रही है। तो आप सोच लो ये कितना खतरनाक होगा, पूरी बॉडी की बैंड बज रही है, सब कुछ जितने भी टच सेंसिटिव सब फंक्शन से सब देख साफ के बिगड़ रहे हैं। अब देखते हैं मालूम क्या क्या होगा, देखो क्या क्या दिखेगा, प्रोग्रेसिव, ये तो दिखना है प्रोग्रेसिव गेट अटैक्सिया दिखना है, क्यों, किसी कोई सेरिबेलर अटैक्सिया तो पहले ही था, तो प्रोग्रेसिव गेट खराब हो रहा है, इनकोऑर्डिनेटेड हो रहा है, एंड लिम्ब इनकोऑर्डिनेशन, कोई भी आपके लिम्ब, आपके लोअर लिम्ब अपर लिम्ब और लिम्ब भी एक दूसरे में कोऑर्डिनेट में नहीं है। प्लस हमने कहा था आपकी हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज भी हो रही थी, तो हार्ट में मालूम क्या होता है, हार्ट का एबनॉर्मल साइज बढ़ जाता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल इंक्रीमेंट ऑफ साइज ऑफ हार्ट, हार्ट का साइज बढ़ जाता है। अब ये सोचो कितना खतरनाक होगा आपके लिए, ठीक है। तो एबनॉर्मल आपका हार्ट का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, प्लस आपको डायबिटीज भी कॉज हो जाती है। डायबिटीज मतलब क्या है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, आपकी बॉडी क्या प्रॉपर ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पा रही, ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो डायबिटीज भी कॉज हो गई। और प्लस हार्ट प्रॉब्लम में क्या लिख के आना है, क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमेगाली। हाइपरट्रॉफिक का मतलब क्या, जो हार्ट के सेल्स हैं वो हाइपरट्रॉफी यानी एबनॉर्मल साइज में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट की जो मसल्स है वो बढ़ रही है। ओवरऑल बोलूं तो हार्ट का साइज बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ दी हार्ट साइज, ठीक है। अब धीरे धीरे मैंने कहा था कि लंग्स भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाएंगे, तो कार्डियोपल्मोनरी फेलियर भी देखने को मिल जाता है। अब आप बोल सकते हो भैया आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी ऑर्गन आ सकता है इन्वॉल्वमेंट में, क्योंकि थोरेसिक रीजन था सर, इतने सारे, तो आप जो भी लिख के आ जाओगे वो ठीक ही हो जाएगा अगर सिम्टम्स में लिख के आ जाओगे, है ना। मगर फ्रैक्चर मत लिखे आना, फिर मैं वही घुमा फिरा के, तो जो पढ़ रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा हो तो वो हो जाएगा। अब इसमें ना कुछ एबनॉर्मल ऑर्थो के चेंजेस भी दिखेंगे, अभी आगे बताता हूँ क्या दिखेंगे। कार्डियोपल्मोनरी फेलियर इज द यूजुअल कॉमन कॉज ऑफ, समझ सकते हैं हम, कार्डियोपल्मोनरी फेलियर हो गया पेशेंट का, तो आपके लंग्स वगैरह क्या ना, लंग्स वगैरह प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो डेथ का कॉमन कॉज हर डिसीज में हम जनरली यही पढ़ते हैं। आगे चल के स्कोलियोसिस भी डेवलप हो जाती है। अब आप बोलोगे सर स्कोलियोसिस क्यों डेवलप हो रही थी, मैं बात कर चुका था कि पेरिफेरल नर्व दो को सप्लाई करती है, किस किस को, पेरिफेरल नर्व किस किस को सप्लाई करती है,
हमने बोला था ऑटोनोमिक फंक्शंस को भी प्लस सोमैटिक आपकी स्केलेटल मसल्स को भी करती है। अब उनके फंक्शंस बिगड़ जाएंगे तो एबनॉर्मल मसल्स काम नहीं करेगी, तो स्पार्सिटी तो पेशेंट स्कोलोसिस यानी इसका साइड कर्वेचर की तरफ चला जाता है, ऑफ्टन एसोसिएटेड विद स्कोलियोसिस। इसमें प्रॉपर मालूम क्या होता है, इसमें अगर प्रॉपर मैं आपको बताऊं तो काइफोस्कोलोसिस हो जाता है, स्कोलोसिस के साथ साथ काइफोसिस भी हो जाती है, पेशेंट ऐसा हो जाता है, आगे की तरफ भी झुक जाता है और प्लस साइड में भी टर्न हो जाता है, इस तरीके से ये स्कोलियोसिस हो गई, साइड में हो गया और आगे की तरफ भी झुक जाता है, इसको काइफोसिस बोलते हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि मसल स्पाज्म में चली जाती है, तो इस काइफोस्कोलियोसिस दिखती है। प्लस एक चीज और दिखती है, पेस कैवस, क्योंकि मैं अभी अब आपको मसल्स की बात बता रहा हूं तो यही पहले खत्म कर ले, तो पेस कैवस भी दिखती है। पेस कैवस का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मल आपने अपना फुट देखा, ये नॉर्मल आर्च होता है, ये हाई आर्च हो गया, क्यों, क्योंकि जो यहाँ की मसल्स है वो खिंच जाती हैं, और यहाँ की मसल्स खिंच जाएंगी तो क्या है, पैर ये जो नॉर्मल यहाँ होगी ये थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, ये जो आपका 4 फुट है ये हल्का सा पीछे आ जाएगा, क्योंकि ड्यू टू मसल स्पाज्म, तो ये आर्च बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं पेस कैवस। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, ये दोनों, ये किस में दिखता है, ये मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी, और ये 80% केसेस में बनती ही बनती है, क्लब फुट बोलते हैं। अब ये देखना क्लब फुट बन जाता है, क्लब फुट ऑर्थो में पढ़ोगे बहुत खतरनाक डिसीज होती है और आने ही वाली होती है, मोस्ट कॉमन एग्जाम में आती है, ऑर्थो में पढ़ोगे बहुत डीप में क्लब फुट बन जाते हैं, इससे क्लब फुट होने लग जाता है बच्चों में। और क्या क्या होगा ये हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, ऑफ्टन स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस से भी अच्छा प्रॉपर क्या लिख के आओगे, मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी, इसमें पेस कैवस और काइफोस्कोलियोसिस। प्लस अब जो जो हमने एक एक ट्रैक्ट पढ़े थे उनके बारे में लिख देना थोड़ा थोड़ा, कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बिगड़ रहा था, मैंने आपको बताया था कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का क्या काम था, आपके जितने मोटर फंक्शन है, मोटर एक्टिविटी, अगर आप मोटर फंक्शन नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, मसल वीक हो जाएंगी, सीधी सी बात है, तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बिगड़ेगा तो मोटर फंक्शन। हमने क्या बोला, एक एक हम जानते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का क्या काम था, हमने हमारी जितनी भी मसल्स की मोटर एक्टिविटी को ले जाना। अब आप सोच लो, आप मसल्स में मोटर फंक्शन नहीं कर पाओगे तो सारी मसल्स क्या वीक हो जाएंगी, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बिगड़ गया तो मोटर एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, तो इन्वॉल्वमेंट रिजल्ट इन लिम्ब वीकनेस विद, आप जानते हो अगर मसल्स वीक हो गई तो एब्डोमिनल रिफ्लेक्स आ पाएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे, मसल्स अगर वीक हैं तो रिफ्लेक्स नहीं आएंगे, विद एब्सेंट एब्डोमिनल रिफ्लेक्स और एक्सटेंशन प्लास्टर रिस्पॉन्स। और भी लिख दो भैया, जब लिम्ब वीकनेस हो रही तो कोई भी रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर नहीं देखेंगे, है ना, आपके को चाहे फिर वो अगर लोअर लिम्ब में बात करें तो आपका कौन सा नी रिफ्लेक्स, पटेलो टेंडन पे वो भी नहीं मिलेगा, तो जो आपके लिम्ब वीकनेस की वजह से नहीं मिलेंगे। पोस्टीरियर कॉलम में बता चुका था, पोस्टीरियर कॉलम का मेन काम क्या था, क्या लेके चल रहा था, मैंने बताया था वाइब्रेशन टच, तो ये सब की आपका टच वाइब्रेशन इन्वॉल्वमेंट रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाइब्रेशन टच प्रोप्रियोसेप्शन इन द एक्सट्रीमिटी, तो पोस्टीरियर कॉलम क्या, तो वही तो मैं जो बता चुका हूँ वही उसमें फिर तो लिखना है आपको, जो मैं आपको समझा चुका हूँ अभी पीछे। डॉर्सल रूट, और डॉर्सल रूट का मैंने बताया था कि डॉर्सल रूट का क्या काम था, आपके सेंसरी सिग्नल्स लाना था, और पेरिफेरल नर्व का मैं पूरा बता चुका हूँ, ऑटोनोमिक फंक्शन और क्या, और आपका सोमेटिक, तो वो सब बिगड़ेंगे, नर्व इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन एब्सेंट लोअर लिम्ब रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अब हार्ट का मैंने क्या बताया, हार्ट का साइज बड़ा हो रहा था तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मायोकार्डियल, तो मैंने क्या क्या बोला था कि हाइपरट्रॉफी हो रही थी किसकी, मायोकार्डियल मसल्स की, हार्ट की मसल्स की, उसकी वजह से ओवरऑल हार्ट का साइज बढ़ रहा था, तो इन्वॉल्वमेंट इन मायोकार्डियल मसल यानी कार्डियोमायोपैथी इज कॉमन एंड रिजल्ट इन, अब क्या होगा उससे, हार्ट का नॉर्मल साइज बढ़ रहा है तो आपका हार्ट कार्डियक फेलियर हो सकता है, डिसअरिथमिया हो सकता है, डिसअरिथमिया का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन हार्ट रेट, हार्ट बीट में आपका डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लस डायबिटीज हो जाएगी, और ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, मस्कुलोस्केलेटल यानी पेस के बस यानी हाई आर्च हो सकता है, ये आर्च बढ़ जाएगा, या काइफोस्कोल से आगे की तरफ और साइड में आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ट्रीटमेंट अब आप ए टू जेड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो 2 लाइन में खत्म है, आप ए टू जेड सब लिख के आओ। बोले क्या, डायबिटीज हो रही थी, इंसुलिन थेरेपी चलेगी डायबिटीज के लिए। ठीक है, इस पर अब सबसे मेन पीटी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करनी पड़ सकती है, क्यों, क्योंकि अगर ये स्कोलियोसिस और काइफोसिस ज्यादा हो गया तो क्या सर्जरी करनी पड़ जाएगी, पेस केवस ज्यादा हो गया तो सर्जरी करनी पड़ जाएगी, पीटी करके आओगे, क्योंकि गेट बिगड़ रहे हैं तो सब कुछ, मसल स्पाज्म में जा रही है, मसल वीक हो रही है, पर क्या है सेंसेशन लूज हो रहे हैं, तो इन सब में सब काम, जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो ट्रीटमेंट लिख के आ जाओ, क्योंकि ध्यान रखो मैं भले नोट्स में बहुत कम है लेकिन आपको ट्रीटमेंट तो सिर्फ किसके बेस पे होता है, सिम्टम्स के बेस पे, क्योंकि तो ये प्रोग्रेसिव है, तो जब सिम्टम्स उसका ट्रीटमेंट लिख दो, क्या क्या सिम्टम्स, तब से सिम्टम्स पढ़ के आ रहे हो, टच जा रहे हैं सेंसर इनपुट संभालोगे, मसल स्पाज्म में जा रही थी इन्हें रिलैक्स करोगे, है ना, मसल वीक हो रही थी, वीकनेस हो रही थी, मसल वीक, तो आप क्या प्रॉपर उन्हें ठीक करोगे, गेट बिगड़ रहा था तो उसे ठीक करोगे, बैलेंस लूज हो रहा है उसे सही करना है, डायबिटीज हो रही है उसे सही करना है,
तो जो प्रॉब्लम दिख रही है बस उसी का ट्रीटमेंट करना है, तो वही आपका ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है, ये था आपका दैट्स ऑल अबाउट फॉर सेरिब्रल अटैक्सिया।